गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का केमिस्ट्री सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन लेकर आया हूँ, जिसका कि फर्स्ट लेक्चर है। तो इस रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में आपको कुछ बता देना चाहते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अगर 9th क्लास का अगर आपका कंसेप्ट जो है वो एटम, मॉलिक्यूल और आयन अगर स्ट्रांग है, तो इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कुछ भी कंसेप्ट नहीं है। अगर जो भी बच्चे हैं ये तीन चीज़ को अगर समझ गए कि रिएक्शन होता क्या है, रिएक्शन होता कैसे है और रिएक्शन के टाइप कितने हैं, तो उसके बाद उसको कोई भी प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम लोग बिना देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले रिएक्शन क्या है और रिएक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखो, रिएक्शन क्या कहता है। रिएक्शन कहता है कि व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कंबाइंड टू ईच अदर देन फॉर्म्ड ए न्यू सबस्टेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। क्या वाला डिफिनीशन क्या कह रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कंबाइंड टू ईच अदर देन फॉर्म्ड ए न्यू सबस्टेंस हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। मतलब कि जब दो और दो से ज्यादा, मतलब दो भी रह सकते हैं और दो से ज्यादा भी रह सकते हैं। अगर दो चीज हैं, एक ये ले लिए, मान लो कि कुछ भी एक है और फिर ये किए है, आपस में ये दोनों ऐसे कंबाइंड किया तो ये दो हुआ। तो ये दो रह सकते हैं या दो से ज्यादा। कोई भी चीज़ अगर आपस में ऐसे कंबाइंड करेंगे तो क्या कह रहा है कि कंबाइंड करने के बाद हमेशा एक नया चीज़ बनेगा, हमेशा एक नया सबस्टेंस बनेगा। इतना ही नहीं, कह रहा है कि व्हेन टू और मोर देन टू सबस्टेंस इज कंबाइंड टू ईच अदर देन फॉर्म्ड ए न्यू सबस्टेंस। एक नया सबस्टेंस तो बनेगा एज वेल एज हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो जो बना हुआ सबस्टेंस है उसकी प्रॉपर्टी वो क्या कह रहा है कि वो हमेशा डिफरेंट होगा। मतलब बनने वाला जो सबस्टेंस है उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी का होगा। जैसे मान लो ए और बी आपस में ऐसे रिएक्ट किया, कंबाइंड किया, तो ए और बी रिएक्ट करने के बाद जो सी मिलेगा उसकी जो प्रॉपर्टी होगी ए और बी से बिल्कुल अलग होगी, उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। जैसे आपके सामने है एग्जांपल कि ए और बी आपस में रिएक्ट करेगा और देख रहे हैं सी बन रहा है और साथ ही साथ डी भी बन रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ए और बी आपस में रिएक्ट करे तो हमेशा सी को ही बनाए, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि ए और बी रिएक्ट करने के बाद सी डी हमेशा बने ही बने, डी हमेशा बने ही बने, ई हमेशा बने ही बने। ए बी रिएक्ट करने के बाद केवल सी भी बना सकता है और सी और डी भी बना सकता है। सी और डी यहाँ पर क्या है, ये एक प्रोडक्ट है, मतलब कि एक से ज़्यादा भी बन सकता है और एक भी बन सकता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। सोडियम और ऑक्सीजन, ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड कर रहा है, ये सोडियम ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइंड कर रहा है तो बना रहा है सोडियम ऑक्साइड। क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड। तो ये जो सोडियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी है ये सोडियम और ऑक्सीजन से अलग होगी। हमेशा सोडियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो सोडियम और ऑक्सीजन से हमेशा अलग होगी। ठीक है, वैसे ही यहां देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम जब भी कंबाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो इस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के कंबाइंड करने के बाद जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमेशा डिफरेंट होगी। इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी एंड सो ऑन। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में कंबाइंड कर लिया। हम ये ले लिए कैल्शियम ऑक्साइड और ये ले लिए वाटर और ये दोनों को आपस में मिला दिए। तो जैसे ही मिलाएंगे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ ही साथ वो क्या लिबरेट करेगा? हाइड्रोजन गैस को। वो क्या लिबरेट करेगा, क्या इमिट करेगा? हाइड्रोजन गैस को। तो हाइड्रोजन गैस भी हमने लिख दिया। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के रिएक्ट करने के बाद आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टी चेक करेंगे तो वो डिफरेंट होगा। कैल्शियम ऑक्साइड की प्रॉपर्टी डिफरेंट रहेगा और वाटर की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मतलब कि रिएक्टेंट जो होंगे, जो सबस्टेंस होंगे, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है और जो बना हुआ सबस्टेंस होता है उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होता है। इज दैट ओके? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट
कंसेप्ट के पास चलते हैं कि ये कैसे बना कैसे, ये हम लोग लिखते कैसे हैं। तो यहां हम कुछ बात करते हैं 9th क्लास के। तो 9th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़े होंगे जिसका नाम है एटम, मॉलिक्यूल और आयन। एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। तो एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन में आप पढ़े होंगे चार्ज, वैलेंसी के बारे में। तो बस उसी का यूज है यहां। जिसका एटम, मॉलिक्यूल और आयन स्ट्रांग है बिल्कुल समझ में आएगा, जिसका नहीं भी है उसको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन थोड़ा बारीकी से देखना है। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहां सोडियम। फर्स्ट सोडियम को, तो सोडियम की एटॉमिक नंबर कितनी होती है बाबू? 11। तो इसको डिसोसिएट कर देंगे 281 में। 281 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। अब बताइए इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? 1 पॉजिटिव। ठीक है, जब बाहर में इन आउटर मोस्ट सेल 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। ओके, तो 1 पॉजिटिव हो गया। अब हम यहां से सोडियम के साथ कौन रिएक्ट कर रहा था? ऑक्सीजन। तो हम यहां ले लेंगे ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का 8, तो क्या हो गया? 2 और 6। तो कितना निगेटिव हो गया? O2 निगेटिव। O2 निगेटिव। अब इसको हम लोग यहां लिख देंगे सोडियम 1+, ऑक्सीजन 2-। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है। तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े हैं कि सेकेंड एटम की जो वैलेंसी होती है वो फर्स्ट एटम के लेग के पास लिख देते हैं, और फर्स्ट एटम की जो वैलेंसी होती है वो सेकेंड एटम के लेग के पास लिख देते हैं। तो क्या बना देंगे? Na2O। यहाँ 1 लिख देंगे, चूंकि ये 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, 2 है तो यहाँ 2। लेकिन 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग केवल लिख सकते हैं Na2O। तो देखो हम यही लिखे हैं Na2O। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे Mg2+, O2-। चलिए हम लोग इसको इधर देख लेते हैं, Mg12। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 282, और यहां ऑक्सीजन 8। आप लोग ये ध्यान देंगे कि कभी भी O2, S2, Cl2 ऐसा दिया हुआ रहे तो आप O2 को ना डिसोसिएट करें, Cl2 को ना डिसोसिएट करें, क्योंकि ये नहीं डिसोसिएट होगा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, डाईएटमिक फॉर्म में है। तो हमेशा सिंगल एटम को रिप्रेजेंट करें और सिंगल एटम को ही डिसोसिएट करें। ठीक है, तो हम लोग यहां O लिखेंगे, O2 नहीं लिखेंगे, और यहां लिख देंगे 2-6। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-6। अब ये O2 निगेटिव, यहां Mg2 पॉजिटिव। चलिए एक चीज और आ गया 9th कंसेप्ट का। यहां क्या आ गया 9th का कंसेप्ट? यहां साइन अपोजिट है, साइन अपोजिट है, लेकिन नंबर इक्वल है। तो जब नंबर इक्वल हो और साइन अपोजिट हो तो हम लोग ऐसी स्थिति में न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैथ नहीं है कि हम लोग ऐसे कट करेंगे, इसको माइंड में ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? इसकी वैलेंसी 2 यहाँ, इसकी भी वैलेंसी 2, और ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हुआ भी दिखाया जाएगा, दिखाएंगे, लेकिन काटेंगे नहीं कि यहाँ 2 - 2 प्लस कट गया। डायरेक्ट केवल यहाँ लिख दिया जाएगा MgO, MgO। ठीक है, और ये आपके सामने MgO बन जाएगा। सेम चीज ये भी बना है वैसे। ठीक है, तो ये अनबैलेंस है, हम इसको अनबैलेंस कर ले सबसे पहले। अब ये बैलेंस हो गया। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद आगे इसके बाद देखिए हम लोग समझेंगे बाबू कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, जो सब्सटेंस है
जो एलिमेंट लेंगे हम लोग, जो कंपाउंड लेंगे, तो इस एलिमेंट और कंपाउंड को हम लोग कहते क्या हैं, हम लोग ये देखते हैं क्या कहेंगे उसको। जैसे हम कोई भी एक चीज ले लें, मान लो छोटा सा एग्जांपल, Mg+H2, ठीक है। तो Mg+H2, तो ये बनाएगा MgOH होल ट्वाइस प्लस H2, MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये जो देख रहे हैं, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड जो आप देख रहे हैं, हम यहां ऐसे खड़े हो जाएं तो मेरा ये लेफ्ट है, मेरा राइट, तो ये लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं, इससे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। और जो राइट साइड आप देख रहे हैं, इसे कह देंगे हम लोग प्रोडक्ट। क्या कह देंगे? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का डिफिनीशन क्या बनाएंगे बाबू? कि द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction। मतलब कि वैसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेने जा रहा है। रनर किसको कहेंगे? दौड़ने जा रहा है, तो जो 20 गुलड़कन सब खड़ा रहता है उसको रनर कहेंगे कि भाई रेस में ही दौड़ने जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही रिएक्टेंट किसको कहेंगे? जो रिएक्शन होने वाली है उस रिएक्शन में जो भाग लेंगे, जो भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट जो है, जो भी करेंगे, उनको हम लोग रिएक्टेंट कह देंगे। तो ये सामने आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक है। ये रिएक्टेंट, ये भी है और ये भी, दोनों को रिएक्टेंट कहेंगे। और जो बनेगा उसको प्रोडक्ट कहेंगे। तो क्या लिखेंगे यहां डिफिनीशन में? कि फॉर्म्ड सब्सटेंस आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन, फॉर्म्ड सब्सटेंस after a chemical reaction, formed substance after a chemical reaction is called product, and which take part in a chemical reaction is called reactant। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे some important symbol, ठीक है ना। तो आप कई टाइम ऐसा देखे होंगे, कई बार ऐसा आपने देखा है बुक वगैरह में कि कोई रिएक्शन लिखा हुआ है और उस रिएक्शन के बाद कोई ट्रायंगल का सिंबल दे दिया गया हो, या कोई रिएक्शन हो रहा है तो एरो पे कोई सब्सटेंस लिख दिया गया हो, या फिर ऐसा भी देखे होंगे आप कि कोई रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो बना हुआ सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस के बगल में वे साइड्स वो एक नीचे की ओर एरो दे दिया गया है। या फिर ऐसा भी देखा होगा आपने कि कोई सब्सटेंस जो बना उसके बगल में एक वर्टिकली अपवार्ड एरो दिया गया है। तो बहुत सारे ऐसे सिंबल होते हैं जो समझ नहीं आता कि इसका यूज कहाँ किया जाए और किस चीज़ का सिंबल है। तो वो सिंबल के बारे में भी हम लोग थोड़ा जान लें। सम इंपॉर्टेंट सिंबल, जैसे ये एक एरो आपके सामने है। केमिस्ट्री में ऐसा हम लोग क्यों लिखते हैं? ऐसा भी तो लिख सकते थे कि Na+O2, Mg+O2, Mg+H2, Ca+O2, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2, CaCO3, कुछ भी लिखने के बाद और बीच में बराबर लिख दिया करते कि इसके बराबर ये, पर ऐसा नहीं किया, एरो का इस्तेमाल किया, एरो का यूज किया। पर क्यों करते हैं और इसका ही यूज क्यों करेंगे केमिस्ट्री में, ठीक है, और कहाँ किया जाता है, तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो पहला सिंबल आपको देखने को मिलता होगा इस तरीके का। तो कहीं भी आप केमिस्ट्री के अंदर में इस तरीके का सिंबल देखें तो आप समझें कि ये क्या है? रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन अकर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन हुई है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हुई है। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब, फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इरिवर्सिबल। फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मीनिंग क्या होगा?
कि अगर कोई दो सबस्टेंस ऐसे आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो सबस्टेंस जो रिएक्ट करेंगे, मतलब कि जो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, उसके बाद जो बनेगा प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में दोबारा नहीं बनेगा। और अगर प्रोडक्ट बन गया है तो रिएक्टेंट नहीं बनेगा, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एक बार कंप्लीट हो गया, एक बार रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो दोबारा कभी नहीं। जैसे एज एग्जांपल, ये फिजिकल चेंज का एग्जांपल है, इसमें लेंगे हम लोग। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, केमिकल चेंज है तो केमिकल रिएक्शन है ये, ठीक है। अब ये जो रिएक्शन है वो इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार जो कंप्लीट हो गया तो कंप्लीट हो गया। आफ्टर दैट HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH, तो ये HCl और NaOH जब रिएक्ट करेगा आपस में, तो जब एक बार HCl और NaOH रिएक्ट करेगा तो NaCl और H2O बना देगा, तो दोबारा NaCl और H2O को रिएक्ट करवाओगे तो कभी भी HCl और NaOH नहीं मिलेगा। मतलब कुछ जो रिएक्शन होते हैं जो एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो दोबारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनते, ठीक है। तो उसको हम लोग इरिवर्सिबल लिखेंगे। और ऐसी स्थिति में, ऐसे कंडीशन में जो हम लोग सिंबल यूज करेंगे वो इस तरीके का यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एग्जाम्पल से मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं NaOH प्लस HCl, तो क्या बना देगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2O। तो जब NaCl और H2O को आपस में मिलाएंगे तो HCl और NaOH मिलने वाला नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलेंगे और सिंबल जो यूज करेंगे वो इस तरीके का, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। चलिए नेक्स्ट, सेकंड जो सिंबल है वो है ये आपके सामने, ठीक है, सेकंड सिंबल। और ये हाफ एरो इन अपोजिट साइड, हाफ एरो ऐसे और हाफ एरो ऐसे, ऐसे है, यही है ना। तो इसका यूज कहां करेंगे, तो ये रिवर्सिबल के लिए है, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए है। तो रिवर्सिबल का मतलब क्या है, परिवर्तनशील, मतलब कोई ठीक नहीं इसका। रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे आपस में, सबस्टेंस रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा, और जो बना हुआ प्रोडक्ट है उससे फिर रिएक्टेंट बन जाएगा, तो हम लोग क्या कह देंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। और वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ऐसा सिंबल यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, तो यहां भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CaCO3 ठीक है, और हीट, तो बना देगा क्या, CaO प्लस CO2, CaCO3 CaO प्लस CO2, और फिर से जब CaO CO2 को आपस में कंबाइन करवाओगे तो बना देगा CaCO3। तो दूसरा सिंबल हमने समझा रिवर्सिबल रिएक्शन का, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट जो है बाबू वो है हमारा थर्ड जो सिंबल है वो सिंबल है इस तरीके से। तो किसी बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो रिएक्शन होने के बाद, कंप्लीट करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, वो बना हुआ प्रोडक्ट के बगल में कुछ जो मॉलिक्यूल बने हैं, कुछ जो सब्सटेंस बना है, जो कंपाउंड बना है, उसके बगल में कुछ इस तरीके का एक एरो यूज किया गया है। तो इसका कहां इस्तेमाल करेंगे, कहां यूज करेंगे, तो ऐसा कहीं भी लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब समझें, इवोल्यूशन ऑफ गैस, G,
कहीं भी अगर ऐसा एरो दिया हुआ है तो इसका मतलब समझ ले कि जो बना हुआ सबस्टेंस है वो क्या है, गैस है। और यहां गैस है और इस सिंबल का मतलब है लिबरेट, लिबरेशन हुई है इसका, यहां से रिड्यूस हो गया, यहां से चला गया है, तब ऐसा सिंबल यूज किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, जब गैस लिबरेट करेगा, जब गैस फॉर्म करेगा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग वर्टिकली अपवर्ड एरो का यूज करेंगे, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है, चलिए लेकिन इसका भी एक एग्जांपल हम लोग ले लें। H2SO4 प्लस Zn क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4 प्लस H2। और देखा खुद से इटसेल्फ हमारा ये पेन चल गया, हमारा जो मार्कर वो खुद से चल गया कि H2 लिख दिए तो बगल में एरो दे देते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है और वो गैस है, तो गैस के बगल में हमने ऐसे दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि बनने के बाद इसमें से निकल गया। ओके, 4 जो सिंबल है वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे की ओर, ठीक है। तो वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, when 2 or more substance is combined to each other, then one substance, then formed substance is get settled down in the surface। मतलब कि जो 2 सबस्टांस आपस में ऐसे कंबाइंड करेंगे तो कंबाइंड करने के बाद एक सबस्टांस ऐसा होगा जो नीचे बैठ जाएगा। जब नीचे बैठ जाएगा तो वैसे सबस्टांस के बगल में जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, वैसे सबस्टांस के बिसाइड्स हम लोग एक एरो यूज करते हैं इस तरीके से। कहीं भी रिएक्शन लिखा हुआ है, कहीं भी आप जाइए, कोई भी बुक हो एनसीईआरटी का, एसान का, कोई भी बुक हो, उस बुक के अंदर आप जाएंगे और जाने के बाद देखेंगे तो देखेंगे कि यहाँ ये वर्टिकली डाउनवर्ड एरो का यूज किया गया है। इसका मतलब समझेंगे कि इसका मतलब ये जो बना हुआ सबस्टांस है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है। कहीं आप जाएंगे देखेंगे कि बगल में वर्टिकली अपवर्ड रिएक्शन की ये वर्टिकली अपवर्ड एरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये समझेंगे कि वो जो बना हुआ सबस्टांस है वो गैस है, ठीक है। और कभी देखेंगे कि हाफ एरो ने अपोजिट साइड है तो क्या समझेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल है, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ओके, 5th नंबर जो आप देखेंगे वो इस तरीके का देखेंगे, और इसका जो नाम है ये ट्रायंगल नहीं है, इसका नाम है डेल्टा। क्या नाम है, डेल्टा, कैपिटल डेल्टा है ये, ठीक है। और ये कैपिटल डेल्टा है और इसको हम लोग हीट के लिए यूज करेंगे। किसके लिए, हीट के लिए। हीट के लिए इस सिंबल का यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं भी देखे होंगे आपके एरो दिया हुआ है तो एरो देने के बाद उसके ऊपर एक हीट दे दिया गया, या फिर रिएक्शन कंप्लीट हुआ, कंप्लीट होने के बाद सारे प्रोडक्ट लिखने के बाद में रिएक्शन कंप्लीट हुआ, सारे प्रोडक्ट बन गए, सारे प्रोडक्ट के बाद में एक ट्रायंगल का सिंबल दे दिया गया। ये ट्रायंगल नहीं है, ये हीट का सिंबल है, मतलब जो ये रिएक्शन है वो हीट को रिलीज कर रहा है, ठीक है। हाँ, 5th। उसके बाद 6 नंबर है स्मॉल डेल्टा। इसका यूज अभी नहीं है 10th में, लेकिन आप एक चैप्टर पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वहां इसकी थोड़ा सा जरूरत है, तो हम अभी इसको बता दें। यह है स्मॉल डेल्टा, और ये जो सिंबल है वो है चार्ज का। इसका चार्ज का कोई प्रॉब्लम नहीं। हम तो इसका भी एग्जाम्पल हम लोग लिख लें, इसका भी एग्जाम्पल लिख लें और इसका भी एग्जाम्पल लिख लें। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में BaCl2 प्लस Na2SO4, तो ये बना देगा BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट, इसका एग्जाम्पल और इसका एग्जाम्पल, ये दोनों का एग्जाम्पल भी हम लोग देख लें। CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, तो क्या बनाएगा, CaOH होल ट्वाइस
प्लस H2 प्लस हीट, ठीक है। CaOH प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट। इस एग्जाम्पल को आप देखे होंगे, घर के आसपास में देखे होंगे क्या? तो जो टोबैको, जो खैनी वगैरह यूज करते हैं, वहां कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। चुन्ना, चुन्ना जानते होंगे। तो ये जो चुन्ना है वो जो ड्राई कंडीशन में होता है, जब वो ड्राई होता है, जब उसको हम लोग वाटर के साथ मिक्स करते हैं, वाटर मिलाते हैं उसके अंदर में, तो वो जो वाटर जब रिएक्ट करता है उस चुन्ने के साथ, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तब वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है, वो बेस बनाता है वहाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो वो जो बना हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो उस समय आप देखे होंगे कि काफ़ी हीट रिलीज होता है। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जब हीट रिलीज हो, जब कभी भी रिएक्शन कंप्लीट हो उसके बाद हीट रिलीज हो, तो हम लोग ऐसा सिंबल का यूज करते हैं, ठीक है। और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हीट रिलीज हो रहा है, मतलब हीट बाद में रिलीज हुआ है, तब ऐसी स्थिति में एरो के बाद लिखते हैं हीट, लास्ट में हीट लिखा जाता है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट जो 6 नंबर था कौन सा था? डेल्टा, ठीक है। डेल्टा हम लोग, ठीक है ना, स्मॉल डेल्टा इसको बोलेंगे। और ये किस चीज का सिंबल है? चार्ज का, C और X, C और X। X क्या है? इलेक्ट्रो निगेटिव एटम, है ना। और C तो कार्बन है, आपको पता है। X कोई भी हो सकता है, तो यहां पोलैरिटी की वजह से डेल्टा माइनस और यहां डेल्टा प्लस होता है, ठीक है। इसको देखते हैं आगे के क्लासेस में, आगे का एपिसोड में, आगे का लेक्चर में कि किस तरीके से। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें पॉज करके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। तो आपने 2 चीज सीखा, एक तो कि रिएक्शन क्या है, रिएक्शन में आपने रिएक्टेंट को समझा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में समझा, फिर रिएक्शन कैसे होता है और रिएक्शन के दौरान जो यूज किया जाने वाला जो इंपॉर्टेंट सिंबल है उसके बारे में। इसके बाद जो है वो आपको यह समझना है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीट होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, आप कैसे जानेंगे, आपके पास क्या पैरामीटर है। तो रिएक्शन कंप्लीट होता है, कोई भी रिएक्शन होगा तो उसका क्या इंफॉर्मेशन होगा, कैसे पकड़ेंगे हम। तो अभी हम लोग उसी को समझेंगे। तो टॉपिक देंगे क्या? इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन। इंफॉर्मेशन अबाउट रिएक्शन मतलब कि रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे कैसे पकड़ेंगे। तो देखिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, कोई भी एनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर टेक्स प्लेस, देन इट गिव अस 5 इंफॉर्मेशन। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो 5 इंफॉर्मेशन देगा। पहला जो इंफॉर्मेशन होगा, फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो वो पक्का नेसेसरी है कि वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इटीसी एटसेट्रा, बहुत सारे कोई भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है कि वो गैस को लिबरेट करेगा, वो गैस को फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होता है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन हो वो गैस बनाएगा, ठीक है। तो उसका एग्जाम्पल कि सर एग्जाम्पल देखिए, कोई भी ले लीजिए आप, Mg प्लस H2O, तो MgOH होल ट्वाइस प्लस H2। चलिए बी नंबर भी एक ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा कहेगा सर बार बार आप एक ही चीज ले रहे हैं तो पता कैसे चलेगा, हो सकता है वही 2-3 की संख्या में एग्जाम्पल हो, तो कुछ बड़ा एग्जाम्पल ले लिया जाए। जैसे क्या बड़ा एग्जाम्पल लिया जाए?
आइए FeSO4 और इसको डिसोसिएट कर दिया जाए तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 प्लस SO2 प्लस SO2। देखो यहां भी गैस निकल रहा है। कोई भी रिएक्शन लो, जनरली ज्यादा जो भी रिएक्शन होते हैं ज्यादातर वो गैस फॉर्म करेंगे ही, गैस लिबरेट करेंगे ही। और मान लो ऐसा हो कि बहुत सारा ऐसा भी रिएक्शन है जिसमें कि गैस न निकले, क्योंकि हमने क्या कहा कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा तो आपको 5 इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, 5 इंफॉर्मेशन देगा। तो मान लो ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला इंफॉर्मेशन आपका है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, और वो नहीं दिया। बोले सर कोई गैस फॉर्म नहीं किया, कैसे इसको केमिकल रिएक्शन बोले, कैसे पकड़ेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो गया। तो मान लीजिए कि पहला ये इंफॉर्मेशन न दिया तो दूसरा इंफॉर्मेशन चेक करेंगे कि क्या ये हो रहा है। तो दूसरा जो इंफॉर्मेशन है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब कि पहला इंफॉर्मेशन है कि या तो गैस कोई बने, और अगर गैस नहीं बनेगा तो कोई ऐसा रिएक्शन होगा और रिएक्शन होने के बाद जो सब्सटेंस होगा वो नीचे बैठ जाएगा, नीचे बैठ जाएगा सब्सटेंस, एक सब्सटेंस नीचे और बाकी एक्वस कंडीशन में ऊपर, या बाकी सब्सटेंस अलग हो जाएगा, उससे बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखते हैं इसका एग्जांपल, CuSO4 प्लस NaOH तो क्या बना देगा, CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। CuSO4 प्लस NaOH बनाएगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। हम लोग प्रेसिपिटेट जब भी बनता है, याद रखिएगा आज से कि प्रेसिपिटेट जब भी फॉर्म करता हो, जब भी बनता हो, तो प्रेसिपिटेट के नीचे हम लोग PPT लिख देते हैं। PPT का मतलब प्रेसिपिटेट, और उसके बगल में याद है वर्टिकली डाउनवर्ड, ये सब्सटेंस बैठ गया है, ये सिंबल यूज करते हैं। तो ऐसे सिंबल हमने लिख दिया कि CuOH होल ट्वाइस, ये डिकम्पोज कर गया, सेटल डाउन, नीचे बैठ गया। ओके, तो पहला इंफॉर्मेशन इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और जो तीसरा इंफॉर्मेशन है वो आपका है चेंज इन स्टेट। ठीक है, चेंज इन स्टेट में क्या कहता है देखते हैं। तो चेंज इन स्टेट में कहता है बाबू कि जब कोई भी रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट जो होंगे उनका कोई और स्टेट होगा, मतलब वो रिएक्ट करने से पहले वो सॉलिड में होंगे या लिक्विड में होंगे या गैस में होंगे, लेकिन बनेंगे जब प्रोडक्ट में चेंजिंग आएगी, जब प्रोडक्ट बनेगा तो सॉलिड की जगह वहां बनेगा लिक्विड, या तो लिक्विड बन जाए गैस, या गैस रिएक्ट करके बन जाए सॉलिड। समझे, मतलब सॉलिड रिएक्ट करके लिक्विड बन रहा है, सॉलिड करके सॉलिड बन रहा है, लिक्विड रिएक्ट करके लिक्विड बन जा रहा है, गैस रिएक्ट करके सॉलिड बन जा रहा है। मतलब कोई भी चीज आपस में रिएक्ट कर रहा है, तो इसकी अलग और इसकी अलग। चूंकि डिफिनीशन आपने लिखा था कि रिएक्ट एंड फॉर्म ए न्यू प्रोडक्ट, ऑलवेज न्यू प्रोडक्ट एज वेल एज डिफरेंट प्रॉपर्टी, तो कैरेक्टर तो हमेशा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन में पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। मान लो ये दोनों नहीं मिला तुमको, ये दोनों ही खत्म हो गया, पहला जो इंफॉर्मेशन था इवोल्यूशन ऑफ गैस वो भी नहीं मिला, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना वो भी नहीं मिला, तो चेंज इन कलर को चेक कर लो कि चेंज इन कलर हो रहा या नहीं हो रहा। ठीक है, तो तीसरा चेंज इन स्टेट, पहले हमने इसका नाम लिया है चेंज इन स्टेट, तो इसी को क्लियर कर ले। तो ए एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, हाईलाइटेड एग्जाम्पल है H2 + O2
है ना, वो ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन भी गैस, और इससे पास किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक स्पार्क देंगे तो बना देगा H2O, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ स्टेट में चेंजिंग आएगी, बिल्कुल आई हुई है, यहाँ गैस है, यहाँ लिक्विड है। सो ये तुम्हारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया, तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ये इन्फॉर्मेशन है, ऐसे आप चेक कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी, नॉलेज, मेमोरी में रखेंगे कि आप कि हाँ हम ऐसे पकड़ सकते हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। बी एग्जाम्पल, कार्बन सॉलिड है, आपको पता है, सल्फर भी सॉलिड है, ठीक है, और बनेगा जो CH2 वो लिक्विड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। तो सॉलिड सॉलिड रिएक्ट करके लिक्विड बन रहा है, ठीक है। तुम्हारा C नंबर, NH3 गैस है, और ड्राई HCl ले लो, जो भी गैस रहेगा, और बना देगा NH4Cl, जो क्या है, सॉलिड है। तो गैस गैस रिएक्ट करके सॉलिड बना दिया। तो इसकी स्टेट डिफरेंट, उसकी स्टेट डिफरेंट है, दोनों आपस में डिफरेंट स्टेट में है। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो देख रहे हो कि स्टेट में चेंजिंग आ जा रही है, ठीक है। तो थर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो चेंज इन स्टेट होता है हमारा, चेंज इन स्टेट मतलब स्टेट में चेंजिंग होगी, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसके बाद है 4 नंबर, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब कि अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हुआ, प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं किया, तो एक इंफॉर्मेशन ये भी चेक कर सकते हैं कि स्टेट में भी चेंजिंग नहीं हुआ तो देखेंगे कि कलर में चेंजिंग हो रहा हो, पक्का होगा। या ऐसा भी रिएक्शन होता है जिसमें कि सब हो जाए, कलर भी चेंज हो जाए, गैस भी फॉर्म करे, प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो जाए, स्टेट भी चेंजिंग कर ले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ किसी एक के अंदर भी मिल सकता है, और नहीं तो किसी के अंदर 2 भी मिल सकता है, किसी के अंदर 3 की इंफॉर्मेशन में मिल सकता है। रिएक्शन ऐसे हो सकते हैं जिसके अंदर 1, 2, 3 की संख्या में भी इंफॉर्मेशन हो सकती है, और वो आपको आगे का टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब हम देंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल ये समझे चेंज इन कलर। तो कलर का सबसे हाईलाइटेड एग्जाम्पल एक आपके पास ऑलरेडी हमने दिया था कि CuSO4 प्लस NaOH, तो ये बनाएगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4। तो ये जो होता है वो बिल्कुल, ये मार्कर का जो कलर देख रहे हो ना, ये कैप बिल्कुल ऐसा डिप ब्लू, इससे भी डिप ब्लू। पहले तो ये दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल पानी जैसा लगेगा, CuSO4 का कलर ब्लू होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, उसका फ्लैक्स लेकर के वाटर में डिसॉल्व करते हैं, दोनों को मिला देते हैं। तो जब मिलाते हैं तो पहले वो लिक्विड जैसा एकदम बिल्कुल होंगे, 5 सेकंड ही टाइम ऐसा लगता है, उसके बाद रिएक्शन होना शुरू होता है। रिएक्शन होने के बाद जब उसको ऐसे करोगे, टेस्ट ट्यूब को पलटोगे, वो नीचे नहीं आएगा, क्योंकि वो इतना जल्दी जम जाता है, क्लाउडिंग हो जाती है उसके अंदर, वो बिल्कुल विसिकस गाढ़ा हो जाता है वो, ठीक है। तो ये और डीप ब्लू प्रेसिपिटेट बनाता है, तो हम लोग यहां लिख देंगे BPPT। BPPT का मतलब ब्लू प्रेसिपिटेट, ब्लू प्रेसिपिटेट, ठीक है। और 5th नंबर जो है हमारा चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, और चेंज इन टेम्परेचर के अंदर में 2 होता है। एक होता है एक्सोथर्मिक, और दूसरा जो होता है वो होता है इंडोथर्मिक। क्या होता है? इंडोथर्मिक। एक्सो का मतलब क्या? रिलीजिंग ऑफ हीट, हीट का
निकलना, और यहां हो जाएगा गेनिंग ऑफ हीट, यहां हो जाएगा गेनिंग ऑफ हीट, मतलब हीट को गेन कर लेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले समझा दे, समझ लीजिए पहले। कुछ जो रिएक्शन होते हैं, कुछ जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन होने के बाद जब वो रिएक्शन होगा ना, तो रिएक्शन होने के बाद देखोगे कि वो हीट रिलीज कर रहा है। जैसे अभी हम तुमको स्टार्टिंग में ही एग्जांपल दिए थे, वो जो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है, जब वो वाटर से रिएक्ट करता है, चुन्ना जब पानी से रिएक्ट करता है, चुन्ना जब वाटर से रिएक्ट करता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो वैसी स्थिति में सबसे पहले वो रिएक्ट करने के बाद देखना क्या करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब बनाता है तो उसके साथ साथ वो लॉट ऑफ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत अमाउंट में हीट रिलीज करता है, इतना कि तुम्हारा हाथ जल सकता है। तो वो हीट रिलीज कर रहा है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, कहीं भी चलिए एक और एग्जांपल देते हैं आपको। अब क्या कीजिए कि अपने हथेली पर थोड़ा सा डिटर्जेंट, सर्फ का पाउडर ऐसे ले लीजिए और उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल दे दो। तो जब वाटर मॉलिक्यूल दोगे तो फील करोगे कि कुछ समय के बाद, 2-3 सेकंड के बाद ही थोड़ा सा हाथ गर्म लग रहा है। ये हाथ का गर्म लगना क्या है, तो वो हीट रिलीज किया है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक हो गया। ओके, अब आते हैं इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक का मतलब हो रहा है कि बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो हीट के प्रेजेंस में ही होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हीट के ही प्रेजेंस में होता है। एक तो हाईलाइटेड एग्जांपल आप देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस जो एग्जांपल है, वो फोटोसिंथेसिस जो है वो इंडोथर्मिक है। वो कैसे? तो सबसे पहले कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गेन करता है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर गेन करने के बाद हीट और लाइट चाहिए, मतलब कि हीट चाहिए, और वो हीट के प्रेजेंस में ही अपना फूड को बनाता है, अपना भोजन बनाता है। तो जाहिर सी बात है, जब अपना फूड बनाएंगे हीट के प्रेजेंस में, हीट गेन करेंगे, हीट को एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब वो इंडोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन है जो इंडोथर्मिक है, जो आसपास नहीं है। जैसे एक्सोथर्मिक का एक एग्जांपल और आप देखिए, ऐसे करेंगे तो आपके हथेली पर जो वेपर आता है वो थोड़ा वार्म होता है, गर्म होता है। तो जब ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड जब छोड़ रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो थोड़ा हीट के साथ है। तो हीट के साथ ये गर्म निकलना, ये गर्म हवा निकलना, ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आपने हीट रिलीज किया तो एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, जब हीट गेन करते तो एंडोथर्मिक हो जाते। और ये क्वेश्चन पूछता भी है, एनसीईआरटी में है, सन में है, सभी जगह पे लिखा हुआ है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसिडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिलीजिंग ऑफ हीट, हीट रिलीज होने के कारण। ठीक है, तो हम लोग इसका एग्जांपल ले लें, CaCO3 सॉरी CaO प्लस H2O, तो CaOH होल ट्वाइस प्लस H2 प्लस हीट, और इसके बगल में H2 के बगल में एरो। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुआ है, इंडोथर्मिक है। इसका एग्जांपल तो हम लोग 6H2O प्लस 6CO2, तो C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6O2, तो यहां हीट देना होगा हमको, सनलाइट लिखना होगा, सनलाइट। ठीक है, तो इसका मतलब इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो आज आपने समझा इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर में कि रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन कैसे होता है, रिएक्शन कौन कौन सा इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे होगा। उसके बाद सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल है आपके पास कि कौन कौन सा सिंबल है। तो ये सारी चीज़ों को आप अपने अंदर कलेक्ट करें, मेमोराइज करें और वेट करें हमारा नेक्स्ट लेक्चर का। धन्यवाद।